हेलो एवरीवन। आज है 19 नवंबर, यानी कि 19 नवंबर 2024। तो आज क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज आई है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से और जनरल पर्सपेक्टिव से भी, वो हम इस न्यूज़पेपर में देखेंगे। तो हमारा न्यूज़पेपर डिस्कशन आज से बड़ा ही यूनिक होने वाला है, बिकॉज आपको सब इंटरकनेक्टिविटी, लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज सब इस न्यूज़पेपर में मिलेंगे। इसके अलावा आपको कहीं भी कुछ भी करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप पीडीएफ चाहते हो। और सेकंड चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको कुछ इश्यू लग रहा है किसी पॉइंट में, तो यू कैन कमेंट अंडर कमेंट सेक्शन। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। 5,000 ट्रूप्स ऑफ सेंट्रल फोर्सेज फॉर मणिपुर टू क्वेल वोयलेंस। वोयलेंस को खत्म करने के लिए मणिपुर में जो वोयलेंस चल रही है, अभी से नहीं चल रही है, काफी लंबे समय से चल रही है। ठीक है, जैसे दो तीन लोग एबडक्ट कर लिए थे, पांच लोग। एबडक्ट का मतलब क्या होता है? अपहरण करना, उठा लेना। जैसे बराक रिवर है, बराक रिवर कहाँ से निकलती है? मणिपुर की हिल्स से निकलती है, फिर आसाम में जाती है, फिर बांग्लादेश में जाती है। तो यहाँ पे इतनी वोयलेंस चल रही है कि सेंट्रल जो फोर्सेज हैं वो भेजनी पड़ गई, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज की 50 एडिशनल कंपनी। ठीक है, तो अब मतलब क्यों ये सब चल रहा है? मणिपुर में जो वोयलेंस चल रही है बिल्कुल स्टार्टिंग से ही, वो इस सब की वजह से ये सब हो रहा है। सबसे पहले मणिपुर को अगर हम मैप में देखें, तो ये मणिपुर है, ये ये मणिपुर है। क्या मणिपुर में ये देखो, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, कौन सा है? इसी में लोकटक लेक के पास, नेशनल पार्क के पास ही अंदर ही लोकटक लेक है। केबल लामजाओ नेशनल पार्क, लोकटक लेक। इस लोकटक लेक में इस नेशनल पार्क में संगाई डियर मिलती है, जिसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं, जो कि एंडेंजर्ड है जिसका स्टेटस। और इसके साथ साथ इसमें कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं मणिपुर में, जैसे और नेशनल पार्क क्या, नटांगी नेशनल पार्क, यांग पोकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खोंगजोम्बा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे यहाँ पे हैं। इस जो लोकटक लेक है, इसमें एक ग्रास मिलता है जिसको फुमडीज बोलते हैं, जो तैरती रहती है। ठीक है, तो अब हमने देख लिया। अब ना मणिपुर जो है, मणिपुर की जो इंसर्जेंसी है उसके क्या क्या रीजन है। ठीक है, अगर हम हिस्टोरिकल रीजन देखें तो फोर्स्ड मर्जर, जो मणिपुर है, मणिपुर को मतलब कि सेपरेटिस्ट टेंडेंसी मणिपुर में मतलब कि दिखाई देती है, इन सारी इंसर्जेंसीज में। ठीक है, तो जो किंगडम ऑफ मणिपुर था उसका मर्जर ये बोलते हैं कुछ लोग कि फोर्स्ड किया था इंडिया ने अपने आप में। 15 अक्टूबर 1949 को मणिपुर को इंडिया में मर्ज किया, और ये स्टेट बना 1972 में। ठीक है, यानी कि काफी लेट बना, ये यूनियन टेरिटरी ही रहा। ठीक है, ये डिले, स्टेट की पावर को डिले करना भी काफी इशू क्रिएट कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है राइज ऑफ मिलिटेंसी। ठीक है, इंसर्जेंसी का कारण है मिलिटेंसी। ठीक है, तो जैसे जैसे ईयर्स बाय ईयर आगे बढ़ते रहे, तो पीपल लिबरेशन आर्मी, अलग अलग फ्रंट क्रिएट हो गए। पीपल रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ किंग्सपैक, तो किंग्सपैक कम्युनिस्ट पार्टी, अलग अलग फ्रंट क्रिएट हो गए। तो वो इंडिपेंडेंट मणिपुर की डिमांड करने लगे। ठीक है, स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ ग्रेट नागालैंड डिमांड। ग्रेट नागालैंड, नागालैंड अब इसका पड़ोसी है मणिपुर का। ठीक है, मणिपुर ऊपर है, और मणिपुर, नागा मणि मिजो, नागालैंड, मणिपुर, और यहाँ मिजोरम। ठीक है, तो अब नागालैंड, ग्रेट नागालैंड में मणिपुर के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है, तो ग्रेट नागालैंड की जब डिमांड आई, तो स्पिल ओवर इफेक्ट इसके ऊपर भी हुआ। स्पिल ओवर का मतलब है, मान लो ये चार पिलर हैं, ऐसे खड़े हैं एक दूसरे के। अगर ये एक पिलर गिर गया, ये गिर गया, ये गिर गया, तो ये भी टेढ़ा हो जाएगा थोड़ा, या गिर जाएगा। तो एक इफेक्ट दूसरे ऊपर, एक का इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर होना। इन NSCN कंट्रोलिंग मोस्ट ऑफ इट वाहिल प्रेसिंग फॉर नागालिज्म, ग्रेट नागालैंड। ठीक है, तो मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी फिर मतलब कि उसके लिए भी डेंजर क्रिएट हो गया। वैली हिल कंफ्लिक्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है। जोग्राफिकल जो एरिया है मणिपुर में, वो
आउट ऑफ 10th 9/10 एरिया वो हिल है। 9/10 का मतलब वही परसेंटेज निकाले थे, 90% एरिया मणिपुर में क्या है, हिल है। ठीक है। और वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है, क्योंकि हिल पे तो इतनी सारी फैसिलिटी होती नहीं। जो मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे है, वैली में है, वैली। ठीक है। तो जो वैली में पॉपुलेशन ज्यादा किसकी है, मैती की, मैती कम्युनिटी की। जो हिल में है वहां पे है नागाज की और कुकीज की। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किस किस के बीच में है, कुकी और मैती के बीच में तो चल ही रहा है। ठीक है। नागा कुकी कॉन्फ्लिक्ट, अब ये वही है। ठीक है। तो कुकी के कुछ इंसर्जेंट ग्रुप हैं, तो वो अलग से अपनी टेरिटोरियल काउंसिल की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, फर्दर कॉन्टिन्यूएंस ऑफ इंसर्जेंसी लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलर आउटफिट, जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट और बहुत सारे पीयूएलपी, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप बन गए। तो ये सारे रीजन है कि इंसर्जेंसी हो क्यों रही है। ये स्टेप क्या क्या लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। मिलिट्री एक्शन लेते हैं सबसे पहले, तो अपसपा। अपसपा होता है आर्म फोर्स स्पेशल पावर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मणिपुर को एक डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया है 1980 में। ठीक है। तो इंसर्जेंसी को सप्रेस करने के लिए एक ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया था। कौन सा ऑपरेशन ऑल क्लियर, असम राइफल और आर्मी ने। ठीक है। हिल एरिया में जहां भी मिलिटेंट थे उनको मतलब अच्छे से उनका सफाया कर दिया। सीज फायर एग्रीमेंट, जो NCSN-M, उन जो भी मतलब ग्रुप थे उनके साथ स्टार्टिंग में तो बात ही की, उनके साथ सीज फायर एग्रीमेंट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1997 में, पीस टॉक भी की, आज भी चल रही है वो। ठीक है। कुकी के दो ग्रुप हैं, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीपल फ्रंट। ठीक है। उनके साथ भी ट्राईपार्टाइट सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मणिपुर ने अगस्त 2008 में साइन किया। तो ये सारी चीजें हैं। बट मेजर वैली बेस्ड मिलिटेंट जो आउटफिट थे मैथी वाले, सच एज UNLF PLA, उनके साथ नेगोशिएशन अच्छे से हो नहीं पाई। ठीक है। यानी कि नेगोशिएशन कंटिन्यू है। चैलेंजेस क्या है रिस्टोर करने के लिए पीस, अगर हम पीस रेस्टोर करें तो उसमें चैलेंज क्या है। तो उससे पहले तो कन्फ्लिक्टिंग डिमांड है। अब मैथी वाले बोल रहे हैं कुकी को ये राइट मत दो, कुकी वाले बोल रहे हैं मैथी को ये राइट मत दो। प्रोक्सी ग्रुपिंग है, बहुत सारे इंसर्जेंट और प्रोक्सी ग्रुप बन गए। एक ग्रुप को, चलो अगर हम एक ग्रुप को फेवर में करें तो दूसरा नहीं मानता, तीसरा नहीं मानता। पॉलिटिकल इंसर्जेंट नेक्सस, पॉलिटिशियन जो है वो इंसर्जेंसी वालों के साथ उनका नेक्सस बना हुआ है, किडनैपिंग और ये सब एक्सटोर्शन, ये सब। तो ये भी एक क्रिएट है, मतलब कि एक इश्यू है। और बॉर्डर स्टेट, मणिपुर एक बॉर्डर स्टेट है, पोरस इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो होलिस्टिक जंगल इन्वायरमेंट है, इनफ्लो होता आर्म्स का, ट्रांस बॉर्डर मूवमेंट, इंसर्जेंसी, बहुत सारे बार से चीजें आती हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंस गवर्नेंस लेके आनी पड़ेगी, फेयर जुडिशरी सिस्टम लेके आना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी रूल ऑफ लॉ की, और मिनिमम बेसिक एम्यूनिटी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, हॉस्पिटल, स्कूल, पुलिसिंग स्टेशन। पुलिस सिंसियरिटी और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड स्टेट को देना पड़ेगा। बॉर्डर को मैनेज करना पड़ेगा, इंडो म्यांमार इंटरनेशनल बॉर्डर की नीड है प्रॉपर मैनेजमेंट की। लोगों के साथ इंगेजमेंट करनी पड़ेगी, NGO को बीच में लेके आना पड़ेगा, सो दैट अच्छे से बात हो सके। तो ये सारा इश्यू मणिपुर का था। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। आगे चलते हैं। एज कैपिटल चौक, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑल कब्स टू स्टे टिल रिवोक्स देम। उन्होंने बोला है कि कैपिटल में ना ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 4 लग गया, यानी और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लग रही है अगर हम देखें तो ये मतलब कि CAQM को बोला है कि अगर कम भी हो जाए पोल्यूशन तो भी इसको हटाना नहीं जब तक ये टोटली खत्म नहीं होता। तो CAQM क्या है, CAQM एक स्टेचुटरी बॉडी है। कौन सी है, स्टेचुटरी बॉडी। एस्टेब्लिश हुई है कब, कमीशन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरिया 2021 में, सॉरी, कब, 2021 में। मैंडेट क्या है, बेटर कोऑर्डिनेशन, रिसर्च, आइडेंटिफिकेशन, जो भी एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड है। ठीक है। और उससे रिलेटेड जितने भी मैटर्स। ठीक है। एयर पोल्यूशन दिल्ली और दिल्ली से रिलेटेड NCR और एडजॉइनिंग एरिया में, जो एन नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली की एयर क्वालिटी को इम्पैक्ट करे, ऐसे एक्शन को लेना। ठीक है।
और सारे एक्शन कोऑर्डिनेट करना एयर क्वालिटी के लिए, दिल्ली, एयर जोइनिंग एरिया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी। पावर क्या है? ऐसी एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है जो इन्फ्लुएंस करती है एयर क्वालिटी को। रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं, एनवायरमेंट पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है, एयर क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करना है, प्रिपेयर कोड गाइडलाइन इश्यू कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑन मैटर इंक्लूडिंग इंस्पेक्शन रेगुलेशन। ठीक है, तो ये भी कर सकती है। डायरेक्शन ऑर्डर जो कमीशन के द्वारा है वो बाइंडिंग इन नेचर है, ये ध्यान रखना। क्या है? बाइंडिंग इन नेचर। एंड एनी पर्सन ऑफिसर उसको कंप्लाई है, उसको फॉलो करने पड़ेंगे। अकाउंटेबल किसकी तरफ है? अब ये काम नहीं करेगा तो किसके लिए अकाउंटेबल है? पार्लियामेंट के लिए ये डायरेक्टली अकाउंटेबल है। कंपोजिशन, इसमें मेंबर्स कौन कौन होते हैं? चेयरपर्सन होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल, रैंक ऑफ सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी के रैंक का जो है वो अधिकारी, इसका क्या होता है? चेयरपर्सन। और वो 3 साल या फिर 70 साल तक, जब उसकी एज नहीं हो जाती, या फिर 3 ईयर का टेन्योर उसका होता है। 5 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, ये या तो वो चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी इंचार्ज होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी। 3 फुल टाइम टेक्निकल मेंबर होते हैं, 3 मेंबर फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ। टेक्निकल मेंबर होते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, इंडियन स्पेस इसरो से और नीति आयोग से। ये सब लोग इसमें होते हैं। तो हमने CAQM के बारे में देखा। ये बना किसको, किसके जगह रिप्लेस करके था? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कंट्रोल अथॉरिटी। ठीक है, तो जो कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इसको एस्टेब्लिश करो। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये बनी थी। फिर ये एक स्टेचुटरी बॉडी नहीं थी तो इस पे ज्यादा पावर नहीं थी, तो इसको रिप्लेस करके CAQM बना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए, तमिलनाडु कॉल फॉर इंक्रीजिंग स्टेट शेयर ऑफ स्टेट इन डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस टू 50%। फेडरलिज्म का इश्यू है ये। ठीक है, 16th फाइनेंस कमीशन जो है, 16th फाइनेंस कमीशन, उसके हेड कौन है? देखो, 15th के कौन थे? NK सिंह। अब 16th के कौन है? अरविंद पनगारिया। कौन है? अरविंद पनगारिया। फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 218। फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? डिवीजन ऑफ पुल ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिवीजन। तो तमिलनाडु ने बोला है कि अभी कितना मिल रहा है स्टेट्स को? अभी 15th ने 41% किया था। ठीक है, 14th ने 42% था। कम क्यों हुआ था? क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख है वो यूटी है। तो अब जो 15th फाइनेंस कमीशन 16th फाइनेंस कमीशन आया है, तो उसने क्या किया है? उसको बोल रहे हैं कि 50% तो पूल ऑफ शेयर करो जितना टैक्स मिलता है। ठीक है, तो ये बोला है, ये काफी इंपॉर्टेंट है न्यूज ये। तो तमिलनाडु की जब बात चल रही है तो तमिलनाडु के नेशनल पार्क देखते हैं। गुंडी नेशनल पार्क, गुंडी। अन्ना जूलॉजिकल पार्क, पॉइंट कैलिमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे ही है। गल्फ ऑफ मन्नार मैदाइन नेशनल पार्क, कालाकडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिरविल पुथुर सेंचुरी। ठीक है, वीरामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, ये सारे हैं तमिलनाडु में। हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रेस्क्यू कर लिया हिमसेल्फ को। रेस्क्यू नहीं, सॉरी, रिक्यूज हिमसेल्फ, मतलब कि अपने आप को दूर कर लिया है। इसे कि वो इस केस की हियरिंग नहीं करेंगे कि दिल्ली में जो फेलिंग ऑफ ट्री हो रहा है, पेड़ जो है वो कम हो रहे हैं या मतलब गिर रहे हैं, उसके ऊपर पर्सनली जवाब देना था दिल्ली के जो VK सक्सेना है, गवर्नर, उसको, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो क्योंकि VK सक्सेना के साथ इनकी दोस्ती है, फ्रेंड्स हैं, तो इसलिए इन्होंने अपने आप को दूर कर लिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात ही आ गई तो हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही देख लेते हैं लगे हाथों। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक अपेक्स जुडिशियल बॉडी है और एक फेडरल कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है, एस्टेब्लिश एज हाईएस्ट जुडिशरी है ये। ठीक है, और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरप्रिटेशन में जो भी है। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, फेडरल कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट है, गारंटर ऑफ फंडामेंटल, गार्जियन है, ये फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन जुडिशरी ये कहाँ से इंस्पायर्ड है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ये इंस्पायर्ड है। और जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुबॉर्डिनेट कोर्ट है, 3 स्ट्रक्चर हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुबॉर्डिनेट कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन 124 से 147 तक पार्ट 5 में है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, ज्यूरिडिक्शन, प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब कंपोजिशन,
कंपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे? स्टार्टिंग जब हुई, सुप्रीम कोर्ट जब बना, तो स्टार्टिंग में 8 जज थे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 7 अदर जजेस। और जो पार्लियामेंट है, पासिस सेवरल एक्ट सब्सिक्वेंटली इन, मतलब पार्लियामेंट पे डिपेंड करता है कि स्ट्रेंथ कितनी होगी जजेस की। तो पार्लियामेंट ने अलग अलग एक्ट पास किए और 34 जजेज हैं अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट में, 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 3। संजीव खन्ना कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? 51st हैं जो अभी बने हैं, पहले डीवाई चंद्रचूड़ थे जो कि 50th थे। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। ठीक है। जो जजेज हैं और अदर जजेज की अपॉइंटमेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की है, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। इतने नंबर ऑफ जजेस थे वो कंसल्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, एज ही डीम्स नेसेसरी। सेकंड केस, जो जजेज केस, 3 जजेज केस आए थे, मुझे बताओ फर्स्ट और थर्ड क्या थे? सेकंड तो इसमें लिख ही रखा है। सीनियर मोस्ट जज होगा जो सुप्रीम कोर्ट का, उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है। अपॉइंटमेंट अदर जजेज की, अदर जजेज में क्या आ जाएगा? अदर जजेज की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सच अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। ठीक है। तो जो कंसल्टेशन है चीफ जस्टिस के साथ, ओब्लिगेटरी है अपॉइंटमेंट ऑफ ए जज अदर देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओब्लिगेटरी है, ये करना ही करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से नहीं अपॉइंट कर सकते। सेकंड जज केस में कंसल्टेशन मींस कंकरेंस थी और एडवाइस जो बताई जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी। थर्ड जज केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट करेगा 4 कोलिजियम के, सेकंड में तो था सिर्फ 2 लोगों से, अब 4 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 1 2 3 4, 4 लोग ये हैं, इनसे कंसल्ट करके ये किसको एडवाइस देगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये बाइंडिंग होगी, माननी पड़ेगी। ठीक है। तो ये चीजें हैं। आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या है जजेस की सुप्रीम कोर्ट के की। हाई कोर्ट का जज है तो 5 साल के लिए हो, या फिर एडवोकेट हो हाई कोर्ट का 10 साल के लिए, और साथ में डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ओपिनियन में। क्या मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के लिए, और ना ही फिर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए। ध्यान रखना ये बात। ओथ और अफर्मेशन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की कौन दिलाता है? ठीक है, प्रेसिडेंट दिलाता है या फिर कोई भी पर्सन उसके द्वारा जो अपॉइंट किया जाए। अब कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ओथ में वो क्या क्या स्वेयर करते हैं, क्या क्या ओथ लेते हैं? ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपहोल्ड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फेथफुल एंड टू बेस्ट हिज एबिलिटी, जजमेंट फ्रॉम ड्यूटी ऑफ द ऑफिस विदाउट फियर और फेवर। ठीक है। तो अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। ठीक है। तो फेथ एंड एलिगेंस ये सारी उनकी होती है। सैलरी और जजेज की जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं वो डिटरमाइन कौन करता है? प्रेसिडेंट के द्वारा, सॉरी पार्लियामेंट के द्वारा वो डिटरमाइन की जाती है, सॉरी पार्लियामेंट के द्वारा। और ये कम नहीं की जा सकती एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी, ध्यान रखना। टेन्योर है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज का वो 65 ईयर एज होता है। ठीक है। तो 3 प्रोविजन है, और अगर उसकी एज से रिलेटेड कोई भी मैटर है तो वो उस अथॉरिटी या मैनर के द्वारा डिसाइड किया जाएगा जो पार्लियामेंट बताएगी। वो रिजाइन कर सकता है ऑफिस में, प्रेसिडेंट को रिजाइन दे सकता है। रिमूव कौन कर सकता है उसको? पार्लियामेंट। रिमूवल कैसे होता है? पार्लियामेंट के द्वारा, मिस बिहेवियर या इनकैपेसिटी। ठीक है। ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव बाय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑर्डर फाइनली किसके पास होंगे? प्रेसिडेंट के। 2 ग्राउंड होते हैं, प्रूव्ड मिस बिहेवियर या इनकैपेसिटी। ठीक है। रिमूवल के लिए ना एक इम्पीचमेंट की प्रोसेस चलती है। ठीक है। 2 ग्राउंड होते हैं। प्रोसीजर रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ जज, वो कहीं भी पार्लियामेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, उसके लिए जज इंक्वायरी एक्ट है 1968। ठीक है। प्रोसीजर ऐसे होता है कि 100 मेंबर साइन करेंगे लोकसभा के, 50 मेंबर राज्यसभा के साइन करेंगे। ठीक है। अगर साइन करके दे देते हैं रिमूवल मोशन को तो वो स्टार्ट हो सकती है। स्पीकर उसको एडमिट भी कर सकता है और रिफ्यूज भी कर सकता है, स्पीकर के पास पावर है। अगर मोशन एडमिट होगी, स्पीकर क्या करता है? 3 मेंबर की कमेटी बनाता है जो चार्ज को इन्वेस्टिगेट करेगी। 3 मेंबर कौन कौन होंगे उसमें? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट। तो ये 3 लोग होंगे। अगर कमेटी पाती है गिल्टी चार्जेस का तो दोनों हाउस वो मोशन को कंसीडर कर सकते हैं, और मोशन अगर पास हो जाती है दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी मतलब 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस एंड 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो फिर क्या होगा? ऑर्डर है वो, मतलब कि प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा और प्रेसिडेंट पास कर देगा उस ऑर्डर को, रिमूव कर दिया जाएगा उस जज को उसी डेट से। कोई भी जज आज तक सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का इस ऐसे इम्पीच नहीं किया गया इंडिया में, ये बड़ी अच्छी बात है। एक्टिंग चीफ जस्टिस, देखो अलग अलग टाइप के चीफ जस्टिस या जजेज होते हैं। तो एक्टिंग जब मतलब कि वैकेंसी हो, सीट वैकेंट हो या फिर टेम्परेली एबसेंट हो, तब हम एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकता है? अपॉइंट कर सकता है। एड होक मतलब टेम्परेरी, अगर कोरम है वो जजेज का वो कम हो, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करता है? अपॉइंट करता है एक जज हाई कोर्ट का,
जो क्वालिफाइड है सुप्रीम कोर्ट के जज के बनने के लायक है, ठीक है, टेम्परेरी पीरियड के साथ ओनली, मतलब कि क्या करेगा, आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ, जिस हाई कोर्ट से वो करेगा ना पॉइंट, वो चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट के होंगे जो, उससे और पहले प्रेसिडेंट से, दोनों से कंसेंट करेगा, वो लेगा। अगर ड्यूटी परफॉर्म करें एडहॉक जज, सभी पावर होंगे एडहॉक जजेस के पास, पावर, प्रिविलेज, जुरिडिक्शन। रिटायर्ड जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट कर सकता है रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट से, ठीक है, जो क्वालिफाइड है, तो कि वो जज काम करे एज ए टेम्परेरी पीरियड। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन डू सो विद प्रीवियस कंसेंट ऑफ, किसकी कंसेंट, प्रेसिडेंट की, ठीक है, एंड ऑफ द प्रेसिडेंट टू बी अपॉइंट सच ए जज इज एंटर अलाउंस। और इस जज के अलाउंस कौन डिटरमाइन करेगा, रिटायर्ड जज के, रिटायर्ड जज के करेगा प्रेसिडेंट। वैसे कौन करता है इनकी सैलरी, पार्लियामेंट, लेकिन रिटायर्ड जो जज होगा उसका प्रेसिडेंट, उसके पास सारी पावर होंगी, बट उसको जज नहीं माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, वो बाकी सारे काम करेगा। प्रोसीजर क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट मतलब कि प्रैक्टिस प्रोसीजर जो है अप्रूव किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, रूल रेगुलेटिंग, ठीक है। तो करंट प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल केस है वो रेफर की, जो रेफरेंस है मेड, कौन रेफरेंस करता है, आर्टिकल 4143 के द्वारा, ठीक है। डिसाइडेड बाय बेंच कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट 5 जजेस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल केस है वो एक ऐसी बेंच सुनेगी जिसमें कम से कम 5 जज होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल केस में। ऑल अदर जो जजेज, सिंगल जज या डिवीजन बेंच सुन सकती है, 1 जजेज हो या 2 जजेज हो, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट डिलीवर इट्स जजमेंट बाय ओपन कोर्ट, ओपन कोर्ट से, ठीक है, मेजोरिटी वोट से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। और अगर डिफरेंट ओपिनियन है तो अपने जो डिफरेंट ओपिनियन है वो भी जज दे सकते हैं। जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्या क्या पावर है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से केस डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। अगर दो यूनिट है इंडियन फेडरेशन की, दो स्टेट है, उनके बीच में लड़ाई हो जाती है, सेंटर स्टेट के बीच में हो जाती है, दो से ज्यादा के बीच में हो जाते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट इंस्टांस में वो केस सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, ना कि वे ऑफ अपील। अपील का मतलब पहले हाई कोर्ट जाओ फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि कोई और कोर्ट सुन ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये है रिट जुरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है ओनली फंडामेंटल राइट के लिए, बाकी के लिए नहीं कर सकता। ये क्या है, नॉन एक्सक्लूसिव है। ये नॉन एक्सक्लूसिव ये क्यों नहीं है, ये तो एक्सक्लूसिव भी है, दो स्टेट के बीच में लड़ाई हो जाती है तो, ठीक है, लेकिन ये इसलिए नहीं है एक्सक्लूसिव क्योंकि हाई कोर्ट भी रिट इशू कर सकता है आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग, ठीक है। रिट जुरिडिक्शन अगर टेरिटोरियल देखे तो सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा है, और अगर वैसे देखे तो ज्यादा हाई कोर्ट का है, क्योंकि बाकी अदर राइट के लिए भी हाई कोर्ट कर सकता है। अपीलेट जुरिडिक्शन, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इज प्राइमली ए कोर्ट ऑफ अपील एंड हियर अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की, ठीक है। तो अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, अगर हाई कोर्ट में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात है तो। सिविल मैटर में अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से सिविल मैटर में अपील की जा सकती है अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है जनरल इंपॉर्टेंस का, अगर ऐसा है कि इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनने की जरूरत है। अपील इन क्रिमिनल मैटर सुप्रीम कोर्ट में तभी की जा सकती है अगर 3 सिचुएशन को पूरा करे तो। अगर 10 साल की सजा सुना दी हाई कोर्ट ने तो वो डायरेक्ट अपने आप सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी वो, ठीक है। इफ हाई कोर्ट हैज बीन बिफोर एनी केस एनी सुबॉर्डिनेट, अगर हाई कोर्ट ने सुबॉर्डिनेट केस, कोर्ट से कोई केस ले लिया और उसको 10 साल की सजा सुना दी, वो भी चली जाएगी, ठीक है। अगर हाई कोर्ट खुद भेजता है सुप्रीम कोर्ट के पास तो वो भी चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, अपील। तो हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है पहले दो केसेस में, यानी इसमें और इसमें। इफ हाई कोर्ट रिवर्स द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन एंड ऑर्डर ऑफ एक्विजिशन देयर इज नो राइट टू अपील इन सुप्रीम कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट अगर रिवर्स कर देता है ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन को या ऑर्डर ऑफ एक्विजिशन को, ठीक है, एक्विटल ऑर्डर को, तो कोई राइट नहीं है। स्पेशल लीव, अपील बाय स्पेशल लीव, ठीक है। डिस्क्रिशन स्पेशल लीव होती है, वो भी होती है, ठीक है, किसी भी जजमेंट की, तो ट्राइब्यूनल से या कहीं से भी
सिर्फ मिलिट्री ट्राइब्यूनल और मार्शल कोर्ट नहीं आएंगे, बाकी सबसे अपील बाय स्पेशल लीव जा सकती है। स्पेशल लीव में चार होते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर क्लेम्ड एज मैटर ऑफ राइट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट खुद लेता है। ठीक है, इट कैन बी ग्रांटेड इन एनी जजमेंट वेदर फाइनल और इंटरलोकेटरी। इट मे बी रिलेटेड टू एनी मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल, इनकम, लेबर, रेवेन्यू, एडवोकेट। इट कैन बी ग्रांटेड अगेंस्ट एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल और अगेंस्ट ए नॉट नेसेसरी किसी भी कोर्ट के एक्सेप्ट मिलिट्री या मार्शल कोर्ट। ठीक है। एडवाइजरी जुडिशल आर्टिकल 143, मैंने सुप्रीम कोर्ट को एडवाइज देना, सुप्रीम कोर्ट से जो प्रेसिडेंट है वो एडवाइज मांग सकते हैं, और सिर्फ एक केस में बाइंडिंग होता है एडवाइस देना, इस केस में प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी। ठीक है, रिफ्यूज भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी से रिलेटेड है तो वो एडवाइस देनी पड़ेगी। बाकी सब में रिफ्यूज भी कर सकता है, और माननी ना माननी ये मर्जी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का काम करता है। ठीक है, इसके जो जजमेंट वगैरह हैं वो सब रिकॉर्ड होते हैं, और एज ए प्रूफ हम इसको दिखा सकते हैं। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है। ठीक है, तो अपने ही जो जजमेंट है या फिर जो हाई कोर्ट के जजमेंट है उनको रिव्यू कर सकता है। और रिव्यू जो रिडक्शन होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की पावर तो होती है। बाकी ये सारी पावर होती है, आप पढ़ भी सकते हो, इसको पीडीएफ में सब दिया हुआ है। इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट की मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब किस किस सिक्योरिटी टेन्योर दे रखा है, सर्विस कंडीशन, चार्ज ऑन है कंसोलिडेटेड, जो सैलरी वैलरी है ना वो चार्ज ऑन है, बार ऑन पार्लियामेंट्री इंफ्लुएंस, ये सब। इंडिया और अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या डिफरेंस है? अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शन कन्फाइंड टू फेडरल केसेज नहीं है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ठीक है, नॉट ओनली फेडरल केस बट ऑल्सो नेवल फोर्स, मैरीटाइम एक्टिविटी, इन सब केसेज में भी इनके पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन है यूएसए के सुप्रीम कोर्ट में। अपीलेट जुरिडिक्शन, अपीलेट जो जुरिडिक्शन है कवर कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। इट्स अपीलेट जुरिडिक्शन कन्फाइंड टू कॉन्स्टिट्यूशनल केस ओनली। इसका जो अपीलेट जुरिडिक्शन है वो कहाँ तक कन्फाइंड है? सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केस में। लेकिन यहाँ पे हमारा सिविल में भी है, ध्यान रखना ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कभी भी आ सकता है जीएस2 में ये क्वेश्चन, कंपेयर बिटवीन इंडियन एंड सुप्रीम कोर्ट एंड यूएसए। प्लेनरी कोई पावर नहीं है इसमें, डिस्क्रिशनर पावर है स्पेशल लीव ग्रांट करने की किसी भी मैटर को। एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, इसके पास कोई एडवाइजरी जुरिडिक्शन नहीं है। जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप है इसका लिमिटेड है, इसके पास बहुत वाइड स्कोप है यूएसए में। इट डिफेंड द राइट ऑफ द सिटीजन अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ पे काम करता है, ये ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ पे काम करता है। कैन विच एनलार्ज, इसका जो जुरिडिक्शन है वो एनलार्ज किया जा सकता है। लिमिटेड टू कन्फर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ने जो दे रखा है यूएसए में वही है बस। जुडिशियल सुपरिटेंडेंट्स की पावर है इसके पास। कंटेम्प्ट ऑफ जो कोर्ट है, मतलब कि कोर्ट की बात ना मानना। अब ये दो टाइप का होता है, क्या सिविल, एक होता है क्रिमिनल। विलफुल अगर हम ना माने, किसी ऑर्डर से हम एग्री ना हो या किसी ऑर्डर को ब्रीच कर दें, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 लेके आएगा, उसमें ये चीजें डिफाइन है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये पीवाईक्यू आ चुका है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है अगर हम, अगर स्कैंडलाइज या लोअर करेंगे किसी अथॉरिटी को, किसी जज के बारे में कुछ बोल देंगे उल्टा सीधा, ठीक है, उसके प्रोसीजर में, जुडिशियल प्रोसीजर में हम बाधा उत्पन्न करेंगे, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो इस तरीके से हमने देखो पूरा जुडिशरी सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट को कवर कर लिया। कितनी बेसिक नॉलेज। मणिपुर एज ए केस फॉर इम्पोजिंग आर्टिकल, अब इस आर्टिकल में क्या बोला गया है कि मणिपुर में जो वॉयलेंस चल रही है उसके लिए, ठीक है, तो उसमें जो हमारी डिबेट हुई थी, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, अम्बेडकर जी ने और जो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर है, ठाकुर भार्गव दास हैं, उन्होंने ये सब चीजें सोच समझ के ये पावर दी थी। तो जो प्रेसिडेंट है वो बिना किसी गवर्नर की रिकमेंडेशन के भी किसी भी स्टेट में आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग क्या क्रिएट कर सकता है? इमरजेंसी की अपील, वो इमरजेंसी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो अब वहां पे इतना सारा इशू क्रिएट हो रहा है, तो ये बोल रहे हैं राइटर कि वहां पे इमरजेंसी लागू करने का टाइम आ गया। ठीक है, एक्स फैक्टर फ्रीडम एंड अकाउंटेबिलिटी, ये कुछ नहीं है, वो मतलब एक्स, मतलब जो ट्विटर का नया नाम अब एक्स हो चुका है क्योंकि वो इलॉन मस्क ने खरीद लिया है, तो वही है, कुछ प्लेटफॉर्म ने उसको छोड़ दिया है। तो टाइम, दिस टाइम फॉर अफ्रीका, इंडिया, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है अफ्रीका में नाइजीरिया में गए थे, तो वहाँ उनको क्या मिला? एक रिवार्ड, मतलब ऑनर भी मिला है, सबसे हाईएस्ट ग्रांड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द नाइजर। ठीक है, नाइजीरिया का। तो इंडिया और जो अफ्रीका के जो रिलेशन हैं, जैसे G20 में ब्राजील, री डी जेनेरियो में G20 हो रहा है, तो हमने अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड किया था G20 में, तो ये सारी चीजें इसमें दिखाई गई है।
अब प्रेसिडेंट रूल जो आर्टिकल 356 है उसके अकॉर्डिंग क्या बोलता है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। गवर्नर रूल भी बोला जाता है इसको। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट में फेल हो गई है तो स्टेट गवर्नमेंट अनेबल है उसको फंक्शन करने में, तब हम ये लगाई जा सकती है, मतलब कि ये लगाया जा सकता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। इमरजेंसी वर्ड का यूज नहीं करता, हाउएवर इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट रूल ही बोलते हैं। तो इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू सस्पेंड स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड कर सकते हैं, और उस गवर्नर स्टेट को किसके द्वारा फिर गवर्न किया जाता है, गवर्नर के द्वारा। तो रीस्टोर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए, कॉन्टिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस के लिए, इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है रिलेटेड टू प्रोविजन रूल, जो रूल है, पार्ट किस में है ये, पार्ट 18 में है इमरजेंसी, याद रखना इमरजेंसी किस में, 18 में, ये आ चुका है पार्ट 18 में, आर्टिकल 355 टू 357 जो स्टेट इमरजेंसी की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 355 में क्या है, ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टरबेंस, दोनों एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। आर्टिकल किसमें है, ये ड्यूटी है किसकी, यूनियन गवर्नमेंट की। आर्टिकल 356 में क्या है, प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, तब भी स्टेट में जो इमरजेंसी लग सकती है। एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर अंडर प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356, अगर इमरजेंसी लगा दी तो जो लेजिस्लेटिव पावर है वो यूनियन गवर्नमेंट एक्सरसाइज करेगी, उसके भी पे गवर्नर। आर्टिकल 365, अगर डायरेक्शन जो दी जाती है यूनियन के द्वारा वो फॉलो नहीं की जाती है, किसके द्वारा, इसके द्वारा, स्टेट के द्वारा, तो इसके अकॉर्डिंग भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। एक सेकंड रुकना। तो गाइज फिर से आते हैं, इम्पोजिशन के क्या क्या ग्राउंड हैं। आर्टिकल 355 मैंने बता दिया, ड्यूटी एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर मान लो बाहर से किसी स्टेट पे अटैक हो गया या इंटरनल डिस्टरबेंस होगी, अब जो मणिपुर का केस है वो इंटरनल डिस्टरबेंस है ना, ठीक है, एंश्योर गवर्नमेंट एवरी स्टेट इज क्रिएटेड, तो फिर लगा सकते हैं। तो आर्टिकल 356 हो गया, फेलियर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का हो जाता है तो, ठीक है। आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग किस किस ग्राउंड पे, प्रोविजन अंडर 356 और प्रोविजन अंडर 365, ड्यूटी को अगर वो डायरेक्शन को फॉलो नहीं करती स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। आर्टिकल 356 हमने देख लिया, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकता है, सेटिस्फाई है अगर उसको लगता है कि ऐसी सिचुएशन आ गई है स्टेट में कि स्टेट रन नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रेसिडेंट रिपोर्ट कैन आइदर ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर या फिर इवन विदाउट गवर्नर भी अप्लाई कर सकते हैं। आर्टिकल 365 में क्या है, when a state fails to comply with given effect of any direction from center, सेंटर से कोई भी डायरेक्शन देते हैं अगर उसमें फेल हो जाता है, it will be lawful for the president to hold a situation
हैज अराइजन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन। हाँ ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा आपको आर्टिकल भी। पार्लियामेंट्री अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट रूल, ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने साल में कितने महीने में, अगर मान लो प्रेसिडेंट रूल पहले ही लगा दिया तो उसके उसके 2 महीने के अंदर अंदर वो अप्रूवल लेना होता है। ठीक है, इफ प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट एट ए टाइम, अगर लोकसभा उस टाइम पे डिसॉल्व है और प्रेसिडेंट रूल लगाने लगा दिया हमने, तो राज्यसभा से अप्रूवल लेना होता है 2 मंथ के अंदर अंदर। और फिर जैसे ही लोकसभा दोबारा से मतलब कि एस्टेब्लिश होती है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर अप्रूवल लेना होता है फर्स्ट सीटिंग के। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि 2 मंथ है स्टेट इमरजेंसी के लिए, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के लिए 1 मंथ है, याद रखना। ठीक है, ड्यूरेशन कितनी हो सकती है, अगर दोनों हाउस अप्रूव कर दें तो प्रेसिडेंट रूल है वो 6 मंथ के लिए कंटिन्यू रहेगा। मैक्सिमम 3 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, बट हर 6 महीने में इसको अप्रूव करवाना पड़ेगा। मान लो अब हमने अप्रूव करवा लिया, अब 6 महीने चलेगा, फिर से 6 महीने बाद इसको अप्रूव करवाना पड़ेगा, फिर 6 महीने चलेगा, ऐसे करके मैक्सिमम 3 साल के लिए अप्लाई हो सकता है बस। ठीक है, तो उसके बाद 44th अमेंडमेंट 1978 ने नया प्रोविजन ऐड किया था, प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड किया जा सकता है 1 साल से ज्यादा सिर्फ। ठीक है, एक पहले तो सिर्फ 1 साल ही था, उससे ज्यादा अगर 2 कंडीशन वो फुलफिल हो रही हैं तभी हम 3 साल तक भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो नेशनल इमरजेंसी ऑपरेटेड है, या तो होल पार्ट ऑफ स्टेट पे या फिर एनी पार्ट ऑफ, या मतलब या तो इंडिया पे या फिर उस स्टेट के किसी पार्ट पे, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सर्टिफाई कर दे कि यहाँ पे इलेक्शन होल्ड नहीं किए जा सकते। ठीक है, इलेक्शन नहीं किए जा सकते यहाँ पे, तब 3 साल तक हो सकता है, अदरवाइज 1 ही साल। तो either house of parliament only by a simple majority 50% of the member present and voting, सिंपल मेजोरिटी से ही पास होते हैं ये। ठीक है, याद रखना, रिजोल्यूशन जो है अप्रूवल का प्रेसिडेंट हाउस का वो सिंपल मेजोरिटी से। रिवोकेशन, रिवोकेशन तो प्रेसिडेंट अपने आप भी कर सकता है, इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो सिंपल मेजोरिटी से पास हो सकते हैं प्रेसिडेंट अंडर वोटिंग के। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास आ जाती है और वेस्टेड की जाती है गवर्नर में, सारे फंक्शन जो है। पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एक्सरसाइज की जा सकती है पार्लियामेंट के द्वारा। ऑल नेसेसरी स्टेप लिए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव को क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकता है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, जो कि चीफ मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती। ठीक है, स्टेट गवर्नर प्रेसिडेंट के बिहाफ पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, चीफ सेक्रेटरी के साथ मिलके एडवाइजर अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इसलिए मतलब प्रेसिडेंट के हिसाब से और गवर्नर के हिसाब से फिर वो गवर्नमेंट चलती है। स्टेट लेजिस्लेचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या तो सस्पेंड होती है, ये वर्ड याद रखना, या डिजोल्व होती है, याद रखना। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंड भी हो सकती है या डिजोल्व भी। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो बिल हैं वो कौन पास करता है, पार्लियामेंट, और बजट भी कौन पास करता है, पार्लियामेंट। ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट, अगर ऑर्डिनेंस पास करना हो तो स्टेट के लिए प्रेसिडेंट करेगा, पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है तो। ठीक है, अगर सस्पेंड या डिजोल्व हो जाती है पार्लियामेंट एक्वायर कर लेती है सारी पावर, जो लॉ बनाने हैं उस स्टेट के लिए। ठीक है, पार्लियामेंट कैन डिलीगेट द पावर टू मेक लॉ टू द प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट वो पावर प्रेसिडेंट को दे सकती है या फिर स्पेशल अथॉरिटी को दे सकती है। डिलीगेशन के मामले में प्रेसिडेंट या एनी अदर स्पेसिफाइड अथॉरिटी लॉ कन्फरिंग पावर एंड इम्पोजिंग ड्यूटी ऑन सेंटर। ठीक है, तो ये है, तो ऑथोराइज कर सकता है लोकसभा इज नॉट इन सेशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड पेंडिंग इन सेक्शन बाय द पार्लियामेंट। अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से हमें क्या करना है, पैसे निकालने हैं, तो पार्लियामेंट में पेंडिंग है तो वो प्रेसिडेंट उसको ऑथोराइज कर सकता है। ठीक है, तो अगर पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया प्रेसिडेंट ने, तो अगर फिर से वहां पे प्रेसिडेंट रूल हट गया उस स्टेट में तो भी वो वैलिड रहेंगे जब तक उसको स्टेट लेजिस्लेचर रीअपील नहीं करती। स्टेट जुडिशरी पे क्या इंपैक्ट होता है, ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल प्रेसिडेंट कैन नाइदर एज्यूम द पावर ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की ना तो पावर रिज्यूम कर सकता ना सस्पेंड कर सकता प्रेसिडेंट इस केस में। ठीक है,
कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है वही सेम रहती है जो पहले थी प्रेसिडेंट रूल में। प्रेसिडेंट रूल का मिस यूज काफी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। मोस्ट कंट्रोवर्शियल ये टॉपिक रहा है सिंस 1950 के बाद 125 से भी ज्यादा बार ये लग चुका है, ठीक है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने भी क्या बोला था, ड्रास्टिक पावर अंडर 356 वुड रिमेन ए डेड लेटर एंड वुड बी यूज्ड ओनली लास्ट रिजोर्ट की तरह इसको यूज करना है, ठीक है। और 356 को मतलब लास्ट, बिल्कुल लास्ट आ जाए तब यूज करना चाहिए। स्कोप क्या है जुडिशियल रिव्यू का प्रेसिडेंट रूल में, 38th आर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975, ठीक है। सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 356 में फाइनल बना दिया था इसने, ठीक है। और उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता था, लेकिन जैसे ही ये, वो इमरजेंसी के टाइम की बात है, लेकिन 44th अमेंडमेंट आया जब 1978, उसने क्या किया, डिलीट कर दिया उस प्रोविजन को, और सेटिस्फैक्शन फॉर द प्रेसिडेंट जुडिशियल रिव्यू से बियॉन्ड नहीं जा सकते, तो जुडिशियल रिव्यू अलाउ कर दिया। एसआर बोमाई केस आया था 1994 में, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोपोजिशन रखी थी इम्पोजिशन ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट रूल इन आर्टिकल 356, ठीक है। सबसे पहले तो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, रिलीवेंट मटेरियल के बेस पे प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि मलाफाइड सेटिस्फैक्शन होता है तो उसको स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया। इतना डिटेल में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा अगर आप पूरा आर्टिकल या पूरा न्यूज़पेपर सुनोगे तो। अब है जी अफ्रीका की बात हो रही थी, थोड़ा अफ्रीका कंटिनेंट को देख लेते हैं। तो वेस्ट अफ्रीका में नाइजीरिया है, ये नाइजर है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ गए थे, फिर बेनिन है, फिर टोगो है, फिर गाना है, फिर कोट डे आइवरी है, लाइबेरिया है, ठीक है। और ये मतलब इधर से टच कर रहे हैं रेड सी को, तो ये रेड सी है, ये इंडियन ओशियन है, यहाँ बल्लभ मंडल स्टेट है, यहाँ स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ये मेडागास्कर है, इसी का है। जिम्बाब्वे लैंडलॉक्ड कंट्री है, बोस्टवाना लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो लिथोसो एक कंट्री है, यहाँ पे स्वाजीलैंड भी एक कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, ये सारी चीजें हैं। आगे चलते हैं गाइस। देखो, जो बिल्डिंग डिजाइन है वो क्लाइमेट रिजिलियंट में जो बिल्डिंग डिजाइन है वो हेल्प कर सकता है, जैसे सनलाइट आती रहनी चाहिए, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर बताए गए हैं इस आर्टिकल में, यू कैन रीड इट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियन ने प्रपोज किया न्यू चीफ जस्टिस फॉर मणिपुर का लिए नया चीफ जस्टिस। चेन्नई वाल्दावस्तक मैरीटाइम कॉरिडोर ऑपरेशनल है, सोनोवाल जी ने बोला है, जो हमारे मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है, चेन्नई से लेके वोल्दोवोस्तक यानी कि रसिया तक जाएगा ये। उसके बाद ग्लोबल साउथ बाय हिट बाय फूड फ्यूल एंड ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट। जो G20 है, G20 की समिट हो रही है, मोदी जी ने ब्राजीलियन प्रेसिडेंट के साथ बात की है और डिसीजन लेना है, न्यू दिल्ली समिट हाईलाइट सेंटर फॉर वेरियस स्कीम्स, बाइडन जी के साथ बैठे हैं। तो स्पेस एक्स ने डिप्लॉय किया इंडियन सैटेलाइट को ऑर्बिट में। उसके बाद पीएम इंटर्नशिप स्कीम है, पायलट प्रोजेक्ट के लिए चलाई गई है, तो इतने लोगों ने इंटर्नशिप होगी और फिर उनमें स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, पैसे मिलेंगे थोड़े बहुत, तो इतने लाख लोगों ने अप्लाई किया उसके लिए। हसीना, शेख हसीना इंडिया में आई हुई है, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, और दिशा नायक के इनके प्रेसिडेंट हैं, श्रीलंका के अभी इलेक्शन हुए थे। तो इस तरह से गाइज हमने ये डिस्कस किया। अब थोड़ा सा पीएसआईआर का कंटेंट देख लेते हैं, बीच में हमने छोड़ दिया। जस्टिस के बारे में देखेंगे, अलग अलग स्कॉलर के क्या क्या व्यू हैं, तो बड़े ध्यान से सुन लो, आप अपने आंसर में इसको यूज कर सकते हैं। प्लेटो के अकॉर्डिंग जो जस्टिस है वो क्या है, उनका वर्क है रिपब्लिक। प्लेटो के अकॉर्डिंग जो जस्टिस है, जस्टिस इज ए वर्च्यू, इंडिविजुअल का भी और स्टेट का भी। उन्होंने जस्टिस गिविंग ईच वन, हम जैसे इंडिया में गीता में ना, अपना कर्म करो, अपना जो ड्यू है उसको दो सोसाइटी के साथ, विद इन सोसाइटी अपना रोल जो आपको परफॉर्म किया है, ठीक है। तो उसने तीन क्लास जो बोली थी, फिलोसफर, किंग, वॉरियर और प्रोड्यूसर। तो जस्टिस इज इन द इंडिविजुअल हार्मोनी ऑफ सोल, अगर हम अपने एक्शन और अपने सोल के अकॉर्डिंग अपने काम को कर रहे हैं तो वही जस्टिस है, एज पर प्लेटो। एरिस्टोटल का वर्क था निको मैकियन एथिक्स, उन्होंने जस्टिस को डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और करेक्टिव बताया था,
ठीक है, अगर रॉन्ग हो जाता है तो उसको रिस्टोर करना। लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक, लाइक शुड बी ट्रीटेड। ठीक है। जॉन रोल मॉडर्न लिबरल थिंकर थे। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस उनका कीवर्ड है। रोल ने जस्टिस को एक प्रोसीजरल जस्टिस के बारे में बताया था। ये तीन चीजें होनी चाहिए। ओरिजिनल पोजीशन, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, हमें कुछ नहीं दिखाई देता, हमें नहीं पता। तो उसके बाद तीन चीजें, लिबर्टी, और लिबर्टी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और क्या था, मैक्सिमम प्रिंसिपल। तो लिस्ट एडवांटेज सेक्शन को सबसे ज्यादा फायदा होना चाहिए। रॉबर्ट नोजिक, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, उन्होंने क्या आर्ग्यू किया था, लिबर्टेरियन कंसेप्ट ऑफ जस्टिस बेस्ड ऑन इंडिविजुअल राइट। ठीक है, जस्टिस एज एन एक्विजिशन, जस्टिस एज एन ट्रांसफर। इनिशियल एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए, वॉलंटरी ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है। अमर्त्य सेन ने कैपेबिलिटी अप्रोच में आइडिया ऑफ जस्टिस उनका कीवर्ड वो था, वर्क था। उसमें बोला था कि रोल्स का जो जस्टिस है वो एक्चुअली में एप्लीकेबल नहीं हो सकता, सिर्फ प्रोसीजरल है, और यूनिफॉर्म जस्टिस नहीं होना चाहिए। जस्टिस को फ्रीडम और कैपेबिलिटी के साथ जोड़ के रखना चाहिए, और कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। कार्ल मार्क्स ने बोला था कि क्लास स्ट्रगल जब तक खत्म नहीं होगा तब तक जस्टिस एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। महात्मा गांधी जी ने बोला था, इंडियन पर्सपेक्टिव में अहिंसा, सत्य और सर्वोदय ये रूट हैं जस्टिस में। तो हार्मोनाइज करना इंडिविजुअल की ड्यूटी के बीच में विद वेलफेयर, ये जस्टिस है। थॉमस होब्स ने क्या बोला था, जॉन स्लोक ने, रूसो ने, इन ये तीनों सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट थे। होब्स ने बोला था कि सोवरन अथॉरिटी है तो उसमें ऑर्डर बनाए रखना ही जस्टिस है। ठीक है, नहीं तो स्टेट ऑफ नेचर में काउज आ जाएगा। और लॉक ने क्या बोला था, नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट करना सिस्टम ऑफ लॉ के थ्रू ही जस्टिस है। और रूसो ने क्या बोला था, जब इंडिविजुअल एग्री हो जाता है जर्नल विल पे, वही जस्टिस है। हैबरमास ने कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी को बोला था कि रैशनल डायलॉग होगा, फ्री स्पीच होगा, तो वही जस्टिस है। माइकल सैंडल जो कि कम्युनिटेरियन थे, उन्होंने बोला था रोल को क्रिटिसाइज करके, इंडिविजुअल इज नॉट इनकम्बर्ड सेल्फ बट एम्बेडेड सेल्फ, यानी कि कम्युनिटी का रोल बहुत है, कम्युनिटी के रोल को जस्टिस मतलब कि हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, जस्टिस इज एन आर्ट ऑफ डिफरेंशिएशन नॉट एन होमोजिनाइजेशन। ठीक है। तो इस तरह से गाइस हमने बहुत डिटेल में ये डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग इसको शेयर करेंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू गाइस। पीडीएफ को पढ़ सकते हो टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।